चलो, हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस करते थे प्लांट ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, और ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में अभी तक हम लोगों ने प्लांट वाटर रिलेशनशिप समझ लिया था, टर्गर प्रेशर समझ चुके हैं, डीपीडी समझ चुके हैं। अब आगे बात करते हैं प्लाज्मोलाइसिस की बात करते हैं। व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस? तो प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? अगर सेल को किस में रखा जाए, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रखा जाए तो सेल फूलेगी कि पिछलेगी? फूलती थी, हाइपोटोनिक में फूलती थी। अगर सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रख दिया जाए, बाहर का कंसंट्रेशन कैसा है? ज्यादा है, हाई कंसंट्रेशन है, तो इसको बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल को रखेंगे तो सेल के अंदर जो भी था, इस सेल के अंदर भरा हुआ था वाटर, वो वाटर क्या होगा? सेल के बाहर निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? कब? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल को डाल देंगे तो हाइपरटोनिक में डालेंगे तो क्या होता है? हाइपरटोनिक डालने से घुस गया था अंदर, कौन सा प्रेशर जनरेट हुआ था? टर्गर प्रेशर। और उसको रोकने के लिए वॉल प्रेशर आया था। तो वॉल प्रेशर, टर्गर प्रेशर और डीपीडी हमने कल की क्लास में पढ़ा था। आज हम क्या बात कर रहे हैं कि जब इसको सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रखा जाएगा, इसके अंदर जो भी वाटर है वो बाहर निकल कर आने लगेगा, और ये वाटर बाहर निकल कर आएगा तो बताइए सेल पिचकेगी कि नहीं पिचकेगी? पिचक जाएगी। अगर ये प्लांट की सेल है तो प्लांट की सेल में सबसे बाहर वाली लेयर क्या कहलाती है? सेल वॉल, और अंदर वाली लेयर सेल मेम्ब्रेन। दो लेयर होती है ना, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। तो इसमें सेल वॉल होगी कि नहीं होगी? हाँ होगी। ये बना लेते हैं सेल वॉल। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों लेयर दिख रही है, दोनों एक दूसरे से लगभग चिपकी हुई है, कनेक्टेड है। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन एक दूसरे से अटैच्ड थी अभी तक, लेकिन इसका पानी निकल आया। पानी निकलने की वजह से सेल पिचकेगी कि नहीं पिचकेगी? लेकिन सेल वॉल रिजिड होता है या फ्लेक्सिबल होता है? सेल वॉल पिचक सकता है क्या? सेल वॉल नहीं पिचकेगा, सेल वॉल वहां का वहां ही रहेगा, लेकिन सेल मेम्ब्रेन पिचकने लगेगी। और सेल मेम्ब्रेन पिचकने लगेगी तो सेल मेम्ब्रेन पिचकने की वजह से ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन जो एक दूसरे से अटैच थे वो अलग हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे एक दूसरे से? और सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। सेल वॉल ये रह गया यहाँ पर, और सेल मेम्ब्रेन पिचक कर छोटी सी इतनी सी हो गई, अंदर का कंटेंट क्योंकि वाटर निकल गया, और वाटर निकल जाने की वजह से सेल मेम्ब्रेन छोटी सी ये हो गई। ये रही सेल मेम्ब्रेन, और ये इसके अंदर जो भी चीज भरा था वो ये रहा। तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में अच्छा खासा गैप हो गया कि नहीं हो गया? क्यों हो गया? समझ में आया बात? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल थी, पिचक सकती थी, कॉन्ट्रैक्शन हो सकता था। तो कॉन्ट्रैक्शन इन सेल मेम्ब्रेन हुआ या सेल वॉल हुआ? सेल वॉल रिजिड होगी, वहीं की वहीं रहेगी। सेल पिचकेगी, लेकिन सेल कौन सा पार्ट पिचकेगा? कोई दिक्कत? क्यों पिचक गई? इसके अंदर का सारा पानी बाहर निकल गया, क्योंकि इसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रख दिया गया। और इस घटना को क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस हो गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लाइसिस हो गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लाइसिस हुआ, इसलिए प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। इतनी सी बात समझ में आएगा? अब एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आता है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये जगह पर ए नाम की जगह, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन जगह पर, ये जगह पर क्या होगा प्लाज्मोलाइसिस के बाद? ऑप्शन ए वैक्यूम, ऑप्शन बी नथिंग, ऑप्शन सी वाटर, ऑप्शन 4 हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। चार में से क्या होगा? ये एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा? पानी सारा बाहर निकल आएगा और इस खाली जगह पर यहां से सॉल्यूशन घुस जाएगा, इस सॉल्यूशन भर जाएगा। जो सॉल्यूशन यहां बाहर था वो सॉल्यूशन फिल इन द ब्लैंक्स को भर देगा। इसलिए इसका सही आंसर है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन विल बी फुलफिल द गैप। किसके पीछे गैप? सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो गैप है वो गैप कौन भर देगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से भर जाएगा। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। कोई दिक्कत? इतनी बात समझ में आ गई? सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन जनरली एक दूसरे से टर्गर सेल में फूल के जो सेल में एक दूसरे से चिपके होते हैं, लेकिन अगर आपका प्लाज्मोलाइज आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रखेंगे तो वाटर बाहर निकल आएगा और सेल मेम्ब्रेन चिपक जाएगी और सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में अच्छा खासा गैप बन जाएगा, और इस गैप में कौन आकर भर जाएगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और इस पूरी प्रोसेस को कहेंगे प्लाज्मोलाइसिस। अब आपकी बुक से थोड़ा सा बाहर चल के बात करते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कितने तरह की होती है।
प्लाज्मोलाइसिस ऐसा नहीं डायरेक्ट ये हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप होता है। 3 तरह की प्लाज्मोलाइसिस थोड़ा सुन लेंगे। 3 तरह की प्लाज्मोलाइसिस आती है। नंबर 1 होता है आपका लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस, एनसीईआरटी डायरेक्ट नहीं दिया है लेकिन इंपॉर्टेंट है। लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस पहली तरह की प्लाज्मोलाइसिस है। फर्स्ट स्टेप है प्लाज्मोलाइसिस का लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस। दूसरी तरह की प्लाज्मोलाइसिस का नाम है इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। और तीसरी तरह की प्लाज्मोलाइसिस का नाम है एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस। एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस। ये 3 तरह की प्लाज्मोलाइसिस होती स्टेप है। सबसे पहले कौन सा स्टेप आएगा? लिमिटिंग, फिर उसके बाद इंसिपिएंट और लास्ट में ये 3 तरह की प्लाज्मोलाइसिस के स्टेप है। 1 बाय 1 इकट्ठा पानी पूरा बाहर एक बार में निकल जाएगा क्या? नहीं, धीरे धीरे निकलेगा ना, तो धीरे धीरे स्टेप होंगे। सुनते हैं पहला लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस में सुनते हैं मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का कॉन्ट्रैक्शन होगा जितना हो सकता है। सेल वॉल जो रिजिड थी, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा सेल वॉल में। सेल वॉल रिजिड है, ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर सकती, ज्यादा फूल नहीं सकती, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सेल वॉल कहां पर होता है? लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस का पहला कैरेक्टर है कॉन्ट्रैक्शन इन सेल वॉल। सेल वॉल में जितना भी डिफरेंस आना है यहीं पर आ जाएगा पहले स्टेप में। थोड़ा सा पिछकेगी सेल वॉल, जरा सी माइन्यूटली। पहला कैरेक्टर था लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस। अगर लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस हुई है, सिर्फ सेल वॉल थोड़ी सी पिचक जाएगी और कुछ नहीं होगा, सेल में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, खत्म हो गया लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस। दूसरी है इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। उसमें अब क्या होगा? और आगे पानी निकलता जाएगा तो और क्या होगा? अगला डिफरेंट स्टेप क्या होगा? तो कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सोऑस्मोसिस होने लगेगी। यहां पर एक्सोऑस्मोसिस स्टार्ट हो जाएगी। एक्सोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस का मतलब समझ में आता है आपको? क्या होगा? पानी निकलेगा कहां से? अंदर से, सेल से। कहां की ओर? सॉल्यूशन। पानी सेल से निकलकर सॉल्यूशन की ओर आने लगेगा। कौन से स्टेप में आता है? इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस में एक्सोऑस्मोसिस होती है। एक्सोऑस्मोसिस यहां नहीं होती, यहां पर होती दिखती है। तो बोलते हैं कंटिन्यू एक्सोऑस्मोसिस, कंटीन्यूअस एक्सोऑस्मोसिस होती रहेगी। शुरू यही हो गई थी, स्टार्ट यही हो गई थी, लेकिन कंटीन्यूअस चलती रहेगी। अगली लाइन है साइज ऑफ प्रोटोप्लाज्म। क्या हो जाएगा इसकी वजह से? कम हो जाएगा। दूसरा स्टेप यहां पर इसी में है, साइज ऑफ प्रोटोप्लाज्म डिक्रीज, कम हो जाएगा। साइज ऑफ प्रोटोप्लाज्म डिक्रीज, लोअर डाउन हो जाएगा। प्रोटोप्लाज्म का साइज छोटा हो जाएगा, पिचक जाएगी सेल तो। तीसरा स्टेप, गैप इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन द सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में गैप बन जाएगा। तीसरा स्टेप है गैप इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में गैप दिखेगा। कौन से स्टेप में दिखेगा? इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस में ये भी दिखने लगेगा। चौथा है कंटिन्यू बिगिनिंग ऑफ बीइंग इन सेल मेम्ब्रेन, सॉरी कॉन्ट्रैक्शन बीइंग इन सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा। कॉन्ट्रैक्शन इन सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन पिचकने लगेगी। उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा? इनिशियली कहां से स्टार्ट होगी? सेल मेम्ब्रेन जब पिचकती है तो कहां से पिचकना स्टार्ट होती है? ऑल राइट साइड से, कॉर्नर से, मिडिल से। कहां से? कॉर्नर से। याद रखना, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कहां से होता है? स्टार्टिंग फ्रॉम कॉर्नर। हमेशा कॉर्नर से पिचकना स्टार्ट होती है। जो सेल के कॉर्नर होंगे वहां से पहले पिचकेगी, कॉर्नर से पिचकना स्टार्ट करेगी। और इस सारे स्टेप को कहते हैं, इन सभी को कहते हैं, इस जगह दिखी गई सारे स्टेप दिखाई देंगे, इसको इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। इसका सुंदर सा डायग्राम आप देख लेंगे। आपके गूगल, आपके पास नेट है, गूगल पे सर्च कर लेंगे तीनों स्टेप का, लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस, इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस, एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस।
जो थ्योरी में बताइए थ्योरी, और डायग्राम देख लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे दिखा नहीं पा रहे हैं डायग्राम, लेकिन अगर डायग्राम अगर आप देख लेते हैं इसका और क्लियर हो जाएगा। सेल वॉल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ पहला, लिमिटिंग, ये सारे स्टेप दिख रहे हैं। आपको डायग्राम से क्वेश्चन पूछ सकता है ये कौन सा डायग्राम आधा नहीं है क्वेश्चन आपके लिए है, लेकिन फिर भी जान लो अगर आगे डायग्राम देखकर कि कौन सा स्टेज है प्लाज्मोलाइसिस का, आइडेंटिफाई समझ जाना ये कौन सी है, इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। लास्ट है इविडेंट प्लाज्मोलाइसिस, लास्ट स्टेप है ये। इसमें क्या होगा, कंटीन्यूअस एक्सोऑस्मोसिस होती रहेगी कि नहीं होती रहेगी, यस कंटीन्यूअस एक्सोऑस्मोसिस होती रहेगी। इसमें लगातार एक्सोऑस्मोसिस की वजह से ये होगा, कंटीन्यूअस एक्सोऑस्मोसिस पहला कैरेक्टर हो गया इसका, कंटीन्यूअस एक्सोऑस्मोसिस पहली बात, एक्सोऑस्मोसिस कंटीन्यूअस होती रहेगी। दूसरा, सेल मेम्ब्रेन जो थी प्रोटोप्लाज्म जो था डी अटैच हो जाएगा फ्रॉम द सेल वॉल से, पूरी तरह अलग हो जाएगा, डी अटैच हो चुका होगा। तो प्रोटोप्लाज्म डी अटैच फ्रॉम द सेल वॉल और किस शेप का हो जाएगा, स्फेरिकल शेप का हो जाएगा। प्रोटोप्लाज्म जो था, प्रोटोप्लाज्म डी अटैच फ्रॉम सेल वॉल, प्रोटोप्लाज्म सेल वॉल से अटैच डी अटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा और किस शेप का हो जाएगा, स्फेरिकल शेप का हो जाएगा, स्फेरिकल शेप का हो जाएगा। जो अंदर का प्रोटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है, वो पिचक्कर छोटी सी गोलाकार की हो जाएगी, स्फेरिकल शेप की हो जाएगी। जबकि प्लांट की सेल वॉल कैसे, सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल कैसे होती है, चौकोर होती है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगी, कौन शेप की जाएगी आप, स्फेरिकल, पिचक्कर स्फेरिकल शेप की बन जाएगी। ये रही आपकी इविडेंट प्लाज्मोलाइसिस। अब आपको समझ में आया ये 3 स्टेप के बाद प्लाज्मोलाइसिस कंप्लीट हुई। पहले कौन सा स्टेप आता है, लिमिटिंग, फिर आता है इंसिपिएंट और लास्ट स्टेप है इविडेंट। आपको डायग्राम बना है, आप डायग्राम आपके एनसीईआरटी में प्लाज्मोलाइसिस का डायग्राम बना है, देख बताइए कौन से स्टेज का बना हुआ है, प्लाज्मोलाइज तो लिख दिया है, लेकिन कौन सी प्लाज्मोलाइसिस आपको दिख रही है, ये इंसिपिएंट है या आपका कौन सा है, ये इविडेंट है या लिमिटिंग है, इंसिपिएंट हमको लग रही है। देखो कॉर्नर कॉर्नर से पिचक रही है, ठीक है, पूरी कंप्लीट स्फेरिकल नहीं हुई है अभी तक, समझ रहे हो। अगर कंप्लीट स्फेरिकल कर देता तो इविडेंट हो जाता। तो ये इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस का डायग्राम बना हुआ है आपकी बुक में, जो बना है एनसीईआरटी बुक में। कॉर्नर से पिचक रही है, आपका प्रोटोप्लाज्म का साइज छोटा हो रहा है, गैप बन गया दोनों के बीच में, सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के बीच में। अभी तो पूरा डी अटैच नहीं हुई है, डी अटैच हुई है नहीं हुई, नहीं हुई है। डायग्राम को देख सकते हो, पूरा डी अटैच नहीं हुई है, थोड़ा सा जुड़ी हुई है कहीं कहीं से। समझ में आया डिफरेंस? चलो अच्छी बात है, प्लाज्मोलाइसिस के बारे में समझते हैं। आपकी बुक ने यहाँ पर आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में बताया, पहले पढ़ा चुके हैं ये पैराग्राफ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको समझने में। फ्लैसिड सेल का आइसोटोनिक सॉल्यूशन डालने पर कैसी सेल जाएगी, फ्लैसिड। हाइपर डालने पे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन डालने पर क्या होगा, सेल क्या हो जाएगी, प्लाज्मोलाइट। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन डालने पर चार्ज हो जाती है। 3 तरह की सेल पढ़ाए थे, डायग्राम बना हुआ है आपकी बुक में, और ये चीजें भी समझा चुके हैं पहले ही आपको। टारगेट प्रेशर समझा चुके हैं आपको कल की क्लास में, ये भी बात समझाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब आपका ये चीजें खत्म हो गई। एक दो लाइन और जान लो, प्लाज्मोलाइसिस का यूज कहाँ करते हैं, इस टेक्निक का यूज कहाँ करते हैं। आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा बीड को मारने के लिए, बीड समझते हो, अनवांटेड प्लांट को बीड कहते हैं। जिस प्लांट को हम नहीं उगाना चाहते, खेतों में उग जाते हैं, उनको बीड कहते हैं। और अनवांटेड प्लांट को उगाने के लिए किसान क्या करते हैं, नमक लेते हैं और पेड़ों की रूट के पास डाल देते हैं। क्या करते हैं, देखा सुना है हमेशा, पेड़ों की रूट के पास नमक डाल दो कि पेड़ जिंदा रहेगा कि मर जाएगा, क्यों मर जाएगा, बाहर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरह बन जाएगा नमक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन जाएगा और सारा पानी अंदर का पेड़ के अंदर का निकाल लेगा, पेड़ के अंदर पानी नहीं बचेगा तो पेड़ जिंदा बचेगा। तो बीड को मारने के लिए सॉल्ट डालते हैं उसकी रूट के पास। ये कौन सी टेक्नोलॉजी से मरते हैं प्लांट, बीड किलिंग के लिए, प्लाज्मोलाइसिस होती है। समझ में आई बात, पहला यूज। दूसरा, फिश को, मीट को, आपके जेम्स को, जेली को, इन सब को प्रिजर्व करने के लिए, लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए उसमें नमक डाल देते हैं, शक्कर डाल देते हैं बहुत सारी। यहाँ भी क्या हो जाती है,
प्लाज्मोलाइसिस जाती है, इसके अंदर सारा पानी बाहर निकल आता है। अचार हो गया, जेम्स हो गया, जेली हो गया, जो भी चीजें हैं खराब क्यों नहीं होती लंबे समय तक, पानी उनका सारा निकाल लेते हैं। किस घटना के थ्रू? उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, अचार में बहुत सारा नमक डाल देते हैं, नमक डालने से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन जाता है, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन डालने पर सेल में क्या हो जाएगी, सारा पानी बाहर निकल जाएगा और वो चीज लंबे समय तक खराब नहीं होगी, पानी नहीं रहेगा, सड़ेगी नहीं चीजें। तीसरा है आपको फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर अगर हम खेतों में डालते हैं तो क्या होती है, अच्छी खेती होती कि नहीं होती, फसल बढ़ती है। अब हम तुमको दे दिए केमिकल फर्टिलाइजर, बोले जाओ डाल के आओ पेड़ के नीचे, तुमने एक पेड़ लगा था उसकी रूट के पास जाकर तुमने केमिकल फर्टिलाइजर डाल दिया, पेड़ की अच्छी ग्रोथ होगी या मर जाएगा? मर जाएगा। पता है, अगर नहीं जानते तो जान लो, फर्टिलाइजर कभी पेड़ की रूट के पास नहीं डाला था। किसान जब डालते मिट्टी में डालते हैं फर्टिलाइजर, ना कि पेड़ों में। अगर पेड़ों की रूट के ज्यादा करीब में डाल दिया आपने फर्टिलाइजर और ज्यादा अमाउंट में डाल दिया, थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया, पेड़ मर जाएगा। तो फर्टिलाइजर डालना अपने आप में एक आर्ट है, सबको नहीं आता। तो पेड़ में नहीं डालना है, कभी गमले में, खेत में, अगर गमले में कुछ फर्टिलाइजर डालना हो, आप डालते हो लाके मार्केट से अपने गमले में, अपने खेतों में, अपने गार्डन में, तो उसकी रूट के पास मत डालना, रूट से दूर मिट्टी में डालना। फर्टिलाइजर कहाँ डालना है? मिट्टी में ऐड करते हैं या प्लांट की रूट के पास? मिट्टियों में, सॉइल में डालते हैं, ठीक है, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स डालते हैं। अगर आपने केमिकल फर्टिलाइजर रूट के पास डाल दिया तो पेड़ मर जाएगा। क्यों? उसका सारा आपका फर्टिलाइजर में जो कंसंट्रेशन होगा वो एक्टिव करा देगा, उसकी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन जाएगा और प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगी वहां पर। तो केमिकल फर्टिलाइजर अगर रूट के पास डाल दिया जाए तो पेड़ क्यों मर जाते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। अगर कोई फ्रेश वाटर प्लांट है, आपके घर के पास कोई पेड़ लगा हुआ, उसको उखाड़ो और उसको समुद्र के पास लगाओ, जिंदा बचेगा? क्यों? क्योंकि समुद्र का पानी में क्या नमक ज्यादा होता है, तो समुद्र का पानी किससे बिहेव करेगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा और उसके अंदर का सारा पानी पेड़ मर जाएगा। इसीलिए नॉर्मल प्लांट्स जो है वो समुद्र के आसपास के एरिया में जिंदा नहीं रह सकते हैं। कुछ प्लांट स्पेशल होते हैं जो अडॉप्टेड होते हैं वहां के लिए, सलाइन वाटर रहने के लिए, उनकी बात छोड़ दो। बाकी नॉर्मल पानी में अगर समुद्र का पानी डाल दो, वहां से पानी लेकर आओ समुद्र का और डाल दो अपने घर के पेड़ों में, मर जाएंगे सब। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि वहां पे भी प्लाज्मोलाइसिस है। इसीलिए फ्रेश वाटर प्लांट कैन नॉट लाइव इन द मेराइन वाटर। अगर लगाया जाए तो वहां क्या हो जाएगा? प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगी, पानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का काम करेगा और सारा पानी खींच लेगा। इसीलिए समुद्र का पानी डालने से, खारा पानी डालने से खेती खराब हो जाती है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? प्लाज्मोलाइसिस का यूज भी हम लोगों ने पढ़ डाला। अब हमको नहीं लगता इस पूरे पैराग्राफ में कुछ समझाने के लिए छूटा हुआ है, रीडिंग मार के देख लेना, छूटा हो तो बोल देना। अगला है इम्बाइबिशन। नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है, इम्बाइबिशन के बारे में पढ़ना है। इम्बाइबिशन क्या होता है? एनसीईआरटी में थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर एक वर्ड सुधार लो, एब्जॉर्प्शन लिखा हुआ है, इसमें एब्जॉर्प्शन लिखा है ना, इसको सुधार लो, एब्जॉर्प्शन गलत है, एडजॉर्प्शन है, बी को डी कर लो, एडजॉर्प्शन। जो बी लिखा है यहाँ पर उसको डी कर लो। तो एनसीईआरटी में यहाँ पे एक मिसप्रिंट हो गया है, गलती है। एडजॉर्प्शन ऑफ वाटर और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर तो अलग अलग वर्ड है, दोनों सेम लगते हैं सुनने में। आपको लग रहा होगा कि सर से गलती से डी लिख गया है, गलती से नहीं लिखा, सही से लिखा है। एडजॉर्प्शन अलग वर्ड है और एब्जॉर्प्शन अलग वर्ड है। पानी को अवशोषित करना और चिपकना, हिंदी में बोले तो एडजॉर्ब करना मतलब चिपकना, पानी उसमें अगर चिपक जाएगा, समाना पानी को, और एब्जॉर्ब करना मतलब सोख लेना। हिंदी समझते हो ये सोखना? एब्जॉर्प्शन तो सब लोग जानते हो, पानी सोख गया, किसी सॉलिड ने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया, वो अलग चीज है। और सॉलिड ने पानी को एडजॉर्ब कर लिया, एडजॉर्ब मतलब पकड़ कर रख लिया, कैद कर लिया, पिया नहीं है, कैद करके रख लिया, उसमें आकर चिपक गया पानी, भाग नहीं पा रहा है, उसको बोलेंगे एडजॉर्प्शन। सरफेस में जाकर पकड़ लिया, चिपक गया, उसके साथ जुड़ गया, अटैच्ड हो गया वाटर, एब्जॉर्ब नहीं हुआ। समझ गए ना? तो क्या आपकी डिफिनेशन क्या है एनसीईआरटी में?
इम्बाइबिशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन, एक तरह का डिफ्यूजन है। पहली बात, इम्बाइबिशन क्या है? एक तरह का डिफ्यूजन है। व्हेन वाटर इज एडजॉर्ब, यहाँ पे एडजॉर्ब कर लेना, हाँ, व्हेन वाटर इज एडजॉर्ब बाय द सॉलिड, अगर वाटर को क्या कर ले? एडजॉर्ब कर ले। वाटर इज एडजॉर्ब बाय सॉलिड, कोई सॉलिड चीज में जाकर पानी चिपक जाए, इस घटना को क्या कहते हैं? इम्बाइबिशन। एडजॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉलिड, कोई सॉलिड चीज अगर पानी को पकड़ कर रख ले, एब्जॉर्ब कर ले, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इम्बाइबिशन के नाम से जानते हैं, हिंदी में अधिशोषण कहते हैं। तो इम्बाइबिशन का मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय, याद हो गया डिफिनेशन? एब्जॉर्प्शन वर्ड कहाँ पढ़ते हैं? कभी आपने घर पर बारिश के मौसम में सटीमनी नहीं लगती, कभी कभी आपने घर की देखे होंगे, बारिश के मौसम में कभी कभी नहीं लगती, क्या बोलते हैं इसको? हुक। देखा? कुंडी नहीं लगती, समझ गए? ऐसा हुआ है कभी किसी के घर पे? हाँ, नहीं लग रही, बारिश के मौसम में या गर्मी के मौसम में मिसप्लेस हो गया, उसका जो होल था और जिस पे जाकर उसको फिट होना था वो एक दूसरे से गलत डायरेक्शन चले गए, थोड़ा इधर उधर हिल डुल गए, फिट नहीं हो रहे एक दूसरे पे। ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? अगर हुआ है तो वो इम्बाइबिशन का एग्जाम्पल था। आपकी लकड़ी जो थी वो सॉलिड है और उसने वाटर क्या कर लिया? मॉइस्चर को एडजॉर्ब कर लिया। बारिश के मौसम में जो मॉइस्चर था एयर में, उसको एडजॉर्ब कर लिया और फूल गई। एडजॉर्प्शन, जब वाटर को एडजॉर्ब करेगा तो फूलेगी कि नहीं फूलेगी चीज? और फूल जाएगी तो एडजॉर्प्शन हो गया। एडजॉर्प्शन ऑफ वाटर की वजह से चीजें फूल जाएंगी, स्वेल हो जाएंगी। समझ में बात? वाटर इज एडजॉर्ब बाय द सॉलिड नोन एज इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन में दो वर्ड आते हैं, आपके एनसीईआरटी नहीं लिखा, लिखना चाहो तो लिख सकते हो दो वर्ड, इम्बाइबेंट और इम्बाइबेट। ये दो वर्ड, इम्बाइबेट एक वर्ड होता है और इम्बाइबेंट एक वर्ड होता है। इम्बाइबेट और इम्बाइबेंट, इन दोनों डिफरेंस बता सकते हो क्या? बताओ, इम्बाइबेंट का नाम बताओ, कोई एक इम्बाइबेंट का नाम बताओ, ये एग्जांपल बता दो। ध्यान समझना, जो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा उसे इम्बाइबेंट बोलेंगे और जो चीज एब्जॉर्ब होगी उसे इम्बाइबेट कहेंगे। तो वाटर यहाँ पर है इम्बाइबेट है और लकड़ी जो यहाँ कुछ बताए हैं वो इम्बाइबेंट। लकड़ी ने पानी को पी लिया तो लकड़ी क्या हुई? इम्बाइबेंट। क्लियर इतनी सी बात? लकड़ी ने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया तो लकड़ी भी इम्बाइबेंट और पानी अंदर गया तो ये वाटर क्या हुआ है? इम्बाइबेट। समझ में बात? मॉइस्चर, वाटर, ये सब किसमें आएगा? इम्बाइबेट में आएगा। क्लियर इतनी सी बात? इम्बाइबेंट का मतलब समझ में आया? जो चीज, वो सॉलिड चीज जो पानी को एब्जॉर्ब करेगी उस सॉलिड चीज को कहेंगे इम्बाइबेंट के नाम से जानते हैं। इम्बाइबेंट क्या क्या हो सकते हैं? बहुत सारे इम्बाइबेंट है। पहले तो लकड़ी दादी वुड है। अगार, अगार का नाम आपने सुना होगा, अगार, अगार सुना है किसी ने किंगडम प्लांटी चैप्टर में? किंगडम प्लांटी में रेड एल्गी पढ़ाए थे जब, रेड एल्गी से निकलने वाला एक सब्सटेंस था। कौन से एल्गी से निकलता था? नाम बताओ। ग्लेसलेरिया और जेलेडियम नाम के दो रेड एल्गी थे जिनसे अगार, अगार नाम का एक केमिकल निकलता था। फाइको, क्या था? फाइकोकोलाइट्स था। फाइकोकोलाइट्स है, जेलिंग एजेंट भी कहते हैं इसको। ये पानी को एब्जॉर्ब करता है कि नहीं करता? सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब यही करता पानी को। अपने वजन से 99% ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है, अपने वेट से 99 टाइम ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर 1 ग्राम हमारे पास अगार अगार है, बताओ कितने पानी को पकड़ कर रख सकता है? ये 100 ml वाटर को, लगभग 99 ml वाटर को। 1 ग्राम लगभग अप्रॉक्स 100 ml वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है, अपने वेट से 99 टाइम्स ज्यादा। 100 ml वाटर को चिपकाना, आपको जेल बनाना है, पानी ये बह रहा है, 100 ml वाटर है, 1 ग्राम उसमें अगार डाल दोगे, पानी जम जाएगा, जेली बन जाएगा।
जेली वेली आइसक्रीम जो खाते हो ना, जेली वेली जो आप खाते हो, चॉकलेट आती है, क्या आती है, समझ गए, जेल, जेल बाल में लगाने वाला जेल, उस जेल बन जाएगा, पानी बन जाएगा, लिक्विड चीज कन्वर्ट हो जाती है जेल में, तो क्या हो गया, एडिजॉर्प्शन ऑफ वाटर किया कि नहीं किया, कितने पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है सबसे ज्यादा, अगार अगार 99% अपने वेट से ज्यादा, समझ गए। अगार, अगार का नाम आपने सुना है। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट नंबर पे आता है पेक्टिन, अगार, अगार के बाद है सेकंड नंबर पे आता है पेक्टिन, सही सीक्वेंस में अगर पूछ लिया तो याद रखना, पेक्टिन भी वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ये भी आपका इम्बाइबेंट है। पेक्टिन के बाद सेकंड थर्ड नंबर आता है स्टार्च, आपका स्टार्च का नाम सुना है, स्टार्च भी इम्बाइबेंट है, कंपैरेटिवली लेस करते आ रहे हैं, कम करते आ रहे हैं। फिर सेल्यूलोज का नाम सुना है, सेल्यूलोज का आप नहीं, पेक्टिन के बाद प्रोटीन आएगा, सॉरी पेक्टिन के बाद प्रोटीन, यहां पर प्रोटीन आएगा, प्रोटीन, फिर स्टार्च और लास्ट में सेल्यूलोज। ये सही सीक्वेंस है, आपसे पूछ रहा है सही सीक्वेंस बताइए, सबसे ज्यादा किसका होता है, अगार अगार का, उससे कम पेक्टिन का, उससे कम प्रोटीन का, उससे भी कम स्टार्च का, सबसे कम कंपैरेटिवली आपसे कई बार पूछता है कि इन दोनों में किसका ज्यादा है, आपका हाईएस्ट किसका है, लोएस्ट किसका है, इम्बाइबिशन रेट, तो मैक्सिमम इसका है, मिनिमम इसका है, सेल्यूलोज का मिनिमम है वाटर इम्बाइबिशन करने की क्षमता, कैपेसिटी, सबसे ज्यादा कौन करता है, अगार अगार, अपने वेट से 99% ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा करता है, समझ में आई बात। ये सभी क्या के सभी क्या है, इम्बाइबेंट है। प्रोटीन क्या आएगा, इम्बाइबेंट है कि इम्बाइबेट है, इम्बाइबेंट है, वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है। जनरली वाटर आपका आ गया, मिल्क हो गया, कोई चीजें लिक्विड जो चीजें हैं वो जनरली आपकी इम्बाइबेंट में आती है। कोई दिक्कत, इससे वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। चलेंगे आगे, आगे बात करते हैं। अब आपका बात करते हैं इम्बाइबिशन के बारे में। जब बात करते हैं तो इम्बाइबिशन का यूज, एग्जांपल बताइए, एग्जांपल से क्वेश्चन आते हैं, सिग्निफिकेंस या एग्जांपल बोले, एग्जांपल्स कुछ सुन लेते हैं। प्री हिस्टोरिकल टाइम में, आज से कुछ साल पहले, बड़े बड़े चट्टानों को तोड़ने के लिए कौन सी मेथड यूज की जाती थी, यही इम्बाइबिशन। कैसे, तो बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच में दरार पैदा कर दी जाती थी, हथौड़ी से मारकर या किसी जहां पे मान लो बड़ा चट्टान है, ये इसको हमको तोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, पहला काम करते थे, या तो नेचुरल दरार है उसमें, दरार समझते हो, क्रेक्स, अगर क्रेक्स है तो अच्छी बात है, नहीं है तो वहां पर हम क्रेक करते थे, कोई भी तकनीक लगाकर क्रेक्स कर लेते थे, छोटे छोटे क्रेक कर लेते थे। जब क्रैक्स वाला दरारें आ जाती थी वहां पत्थरों में, तो पत्थरों में दरारें रहती थी, वहां पर हम जाकर सूखी लकड़ी, प्योर सूखी लकड़ी ढूंढते थे, जितनी सूखी मिल जाए उतनी अच्छी, सूखी लकड़ी समझते हो ना, सूखी लकड़ी ला लाकर उन दरारों को भर देते थे, सील कर देते थे, उन जगह पे क्या कर देते थे, सूखी लकड़ियां, और सूखी लकड़ी भरने के बाद अब ऊपर से पानी डाल देते थे, बारिश का पानी या कोई पानी, पानी उसमें डाल देते थे। पानी डालने से क्या होगा, लकड़ी पानी पिएगी कि नहीं पिएगी, पीने के बाद मोटी होगी कि नहीं होगी लकड़ी, और लकड़ी मोटी होगी, जगह नहीं मिलेगी, इधर रॉक टाइटली भरा है, तो रॉक को धक्का मारेगी नहीं मारेगी, रॉक्स टूट जाएंगे कि नहीं टूट जाएंगे। तो रॉक्स को, बड़े बड़े रॉक्स को, चट्टानों को तोड़ने के लिए प्री हिस्टोरिकल टाइम में इसी टेक्निक को यूज किया जाता था, इम्बाइबिशन टेक्नोलॉजी को। याद रखना, पहला काम क्या पड़े इसका, तो मुझे यूज ऑफ, इसका यूज बताइए। पहला काम है ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स, चट्टानों को तोड़ने पे इसका यूज किया जाता है इम्बाइबिशन टेक्नोलॉजी का। लकड़ियां भरकर पानी डाल दिया जाता था, लकड़ी फूलती थी, और लकड़ियों के फूलने की वजह से चट्टानें टूट जाती थी, रॉक्स टूट जाते थे। तो ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स करने के लिए इस टेक्निक को बहुत यूज किया गया है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, सीड के ऊपर सीड कोट होता है, सीड कोट किस टेक्निक से फटता है, याद रखना, इम्बाइबिशन टेक्नोलॉजी यहां भी आती है। ब्रेकिंग ऑफ सीड कोट, ब्रेकिंग ऑफ सीड कोट, सीड कोट के बस्ट होने में, उसके ब्रेक होने में कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सा रेस्टोरेंट पे क्या लगता है, इम्बाइबिशन काम करता है, याद रखना। तीसरा है वाटर प्लांट, वाटर जॉब करते हैं कि नहीं करते, कौन सा पार्ट वाटर का यूज करता है, पानी का, प्लांट्स की रूट में कौन, रूट हेयर्स। तो रूट हेयर्स जो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर पढ़ेंगे आपको आगे मिलेगा। पेड़ जब रूट पानी को एब्जॉर्ब करता है तो रूट में सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इम्बाइबिशन होता है, पानी रूट
हेयर के पास आती है और उसे चिपक जाती है, इम्बाइबेशन करती है, पहला काम। फिर उसके बाद अगला स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप चलेगा। तो सबसे पहला इनिशिएशन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहां से स्टार्ट होता है? इम्बाइबेशन। क्या बोले नेक्स्ट स्टेप? इनिशिएशन प्रोसेस ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। नंबर 3 है इनिशिएशन मतलब स्टार्टिंग, इनिशिएशन प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ये भी रिस्पांसिबल किसकी वजह से होता है? इम्बाइबेशन की वजह से होता है। इनिशिएशन ऑफ वाटर का एब्जॉर्ब होना स्टार्ट यहीं से होता है, इम्बाइबेशन की वजह से। अगला है रीसक्रेशन। चौथा सिग्निफिकेंस है रीसक्रेशन। सम प्लांट्स में रीसक्रेशन की कैपेसिटी होती है, कुछ प्लांट्स में रीसक्रेशन, और उसके लिए कौन रिस्पांसिबल है? इम्बाइबेशन की वजह से होता है रीसक्रेशन। जल्दी से बताइए, किसी को याद आ रहा है रीसक्रेशन वर्ड? हमने पढ़ाया था आपको। रीसक्रेशन वर्ड किसी को याद आ रहा अभी तक? आया किसी को याद? पढ़ा चुके हैं। किंगडम प्लांटी चैप्टर का नाम बता देते हैं हमको। और आगे बताया, और बताइए कहां बताए थे? ब्रायोफाइट्स बताए थे। नहीं, ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट बताए थे। टेरिडोफाइट को पढ़ाए थे, टेरिडोफाइट से पढ़ाए थे। रीसक्रेशन मतलब मरकर फिर से पैदा होना, पुनर्जन्म हिंदी में बोले तो। रीसक्रेशन मतलब पुनर्जन्म। स्लैशनेला का नाम पढ़ाए थे, याद करो। संजीवनी बूटी स्लैशनेला, वो पेड़ मरने के बाद फिर से जिंदा हो जाता है। पेड़ पानी नहीं मिलेगा, सूख जाएगा, फिर से उसको पानी में डाल दोगे, फिर से ग्रीन हो जाता है। पढ़ाए थे आपको, याद आ रहा है संजीवनी बूटी के बारे में? स्लैशनेला ब्रायोटेरिस, याद आया? किंगडम प्लांटी, टेरिडोफाइट्स, आप उसके अंदर स्लैशनेला पढ़ाए थे। और स्लैशनेला में बताते हैं रीसक्रेशन कैपेसिटी होती है, ये पेड़ सूखने के बाद फिर से जिंदा हो जाता है। लाइकेन में रीसक्रेशन कैपेसिटी होती है, लाइकेन सूख गया, पानी नहीं मिला, सूख जाएगा, फिर पानी मिलेगा, फिर हरा भरा हो जाएगा। तो मरकर फिर से जिंदा होने की प्रोसेस को बोलते हैं रीसक्रेशन। मरने के बाद फिर से जिंदा हो जाते हैं। जनरली आपको कोई प्लांट मर जाता है, क्या जिंदा होगा दोबारा? आपके पेड़ में पानी नहीं डाला, सूख गया, फिर पानी डाल दोगे, फिर हरा हो जाएगा क्या? जनरली प्लांट नहीं। लेकिन कुछ प्लांट्स हैं जो मरकर जिंदा हो जाते हैं। रीसक्रेशन ऑफ सम प्लांट्स ऐसे हैं जो रीसक्रेशन कर सकते हैं, मरने के बाद जिंदा हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के पे स्लैशनेला, लाइकेन्स मरने के बाद जिंदा होते हैं, रीसक्रेशन करते हैं। पुनर्जन्म हिंदी में होता है रीसक्रेशन का मतलब। पढ़ाए थे स्लैशनेला के लिए आपको ये वर्ड। और रीसक्रेशन किस वजह से होता है? इम्बाइबेशन की वजह से ये भी हो रहा है, वाटर इम्बाइबेशन हो जाएगा वहां पर। लास्ट है, आपको जो पहला एग्जांपल आए थे, घर के नया घर किसी का बना हो, नई लकड़ी से घर बनवाते हैं ज्यादातर, कि पुरानी लकड़ी दरवाजा बनवाना है, आपको दो ऑप्शन देते हैं, नई लकड़ी से बनवाओगे या पुरानी लकड़ी से। क्या प्रेफर करोगे? खरीदने जाओगे मार्केट में, कौन सी लकड़ी अच्छी मानी जाती है, नई या पुरानी? हाँ, पुरानी लकड़ी अच्छी मानी जाती है। ऐसी पुरानी नहीं, आदम बाबा नहीं, लेकिन